रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जुमे वाले दिन एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब और अली ज़फ़र साहब उनकी जो पटिशन थी हमारी तरफ से, जिसमें इसी अदालत ने, मौजूद अदालत ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर करवाने हैं, और अदालत ने ये वाजे कर दिया कि उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, और अदालत ने ये भी मुतय्यन कर दिया कि किसने करवाने हैं, ये ज़िम्मेदारी किसकी है। बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है जिसमें कोई अबहाम नहीं है। उसमें हमारी और हमारे वकला का प्रिटेक्स्ट ये था कि स्केड्यूल के लिए 54 डेज चाहिए, 54 दिन। उन 54 दिन के अलावा 7 दिन और भी चाहिए, जो मिला के ये 61 दिन, 61 डेज जो है, ये प्रोसेस है स्केड्यूल का जो हर सूरत पूरा करना है। उससे पहले 29 दिन उन्होंने 30 दिन ज़ाया कर दिए हैं। आज के जैसा आपको पता है कि अब महीना ज़ाया हो चुका है 90 दिन में से, क्योंकि ये हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती इस वजह से। तो इसलिए हमारे जो एडवोकेट हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो एक रेट पिटीशन लेके गए कि क्योंकि अब वो संडे की रात 10:10 के बाद वो प्रोसेस जो 61 डेज़ का वो शॉर्ट हो गया एक दिन। आज रात 10:10 में वो 2 दिन शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस सिमत सफ़र शुरू हो गया है, जो आइन की सुर्ख लकीर है उसको तोड़ने की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। तो ये एक पिटीशन लेके आए तौहीन अदालत की अदालत में। मौजूद जज साहब ने बड़ा ग्रेसफुली इनके आर्गूमेंट को सुना, और उसके ऊपर जो ऑनरेबल जज साहब का आर्गूमेंट था वो बहुत वज़न रखता है कानूनी तौर पर। उन्होंने जहां इनके साथ एग्री किया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं और अदालत वाजे कर चुकी है, वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि इस जजमेंट की एक वक्त होगा जिसके अंदर मुखालिफ पार्टी अपील कर सकती है, और उसके अलावा 90 दिन का टाइम टिक कर रहा है, क्योंकि ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और वो प्रोसेस शुरू है। अगर उस प्रोसेस का आउटकम जो है वो आइन के ख़िलाफ़ निकलता है, तो अदालत ने बड़ा वाजे कर दिया कि अदालतें भी यही मौजूद हैं, आइन भी यही मौजूद है, किसी को आइन शिकनी नहीं करने दी जाएगी, उस पर एक्शन होगा। उन्होंने अज़हर साहब को कहा कि आपकी पिटीशन जो है वो अभी, क्योंकि 90 दिन का टाइम होना बाकी है और अपील का हक उनके पास बाकी है, इस वजह से वो इसको आप ये कह लें कि ज़रा वक्त से पहले आपने दी है, तो अभी रुक जाइए, वो प्रोसेस पूरा होने दें। उसके बाद भी अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो अब यही पिटीशन दोबारा ले आइए, जिसको इंशाल्लाह अदालत सुनेगी भी और आईन पाकिस्तान को प्रोटेक्ट भी करेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो जो जुमे की शाम को यहाँ से फैसला आया, उसी को आज दोबारा अदालत आलिया ने उसको दोबारा, अदालत उज़्मा ने उसको दोबारा इंडोर्स किया। अदालत ने दोबारा बड़ा क्लियर किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत होने हैं। अब जाहिर बात है ये अदालत का काम नहीं है, ये मौजूद जज साहब का काम नहीं है कि वो उस ऑर्डर के बाद इनको बताएं कि उन्होंने किस तरह से कब स्केड्यूल। उन्होंने तो एक वाज़ेह लाइन दे दी है जो आइन ने मुतय्यन की हुई है। अब उस लाइन के अंदर इन लोगों ने चलना है, हर पाकिस्तानी शहरी ने चलना है, क्योंकि हम सब का हल्फ है पाकिस्तान के आइन के ऊपर चलने का। तो जो अज़हर साहब की पिटीशन थी उसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान का आइन किसी तरह के तरीके से तोड़ा ना जाए। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नर पंजाब हो, इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। ये जिस तरीके से मीटिंग्स खेली जा रही हैं, जुमे की रात पे फैसला आया था, हफ्ते वाले दिन मीटिंग होनी चाहिए थी। मीटिंग हो के आपको पता है कि पिछले इलेक्शन के स्केड्यूल का सब कुछ इनके पास कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ डेट्स चेंज करनी। वो 54 दिन एक स्ट्रक्चर्ड है जो हर इलेक्शन में वैसे ही फॉलो होता है। उसमें डेट्स चेंज होनी और नीचे नोटिफिकेशन करने वाले का नाम और साइन होने और वो निकल जाना था। आधे घंटे का काम था, लेकिन वो नहीं किया गया। हफ्ते वाले दिन भी नहीं किया गया, इतवार वाले दिन भी नहीं किया गया, वो पीर वाले दिन भी नहीं किया गया, और आज मंगल वाले दिन भी जो टिकर्स आए अभी तक सामने
اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. یہ ہماری اپریہنشن ہے, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور وجہ اس کی وہی ہے جو ان کی اپنی پارٹی نے ایکسپلین کر دی, ہم نہیں کر رہے. شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیں آپ, اس ٹائم مفتاح اسماعیل صاحب کی باتیں دیکھ لیں, اور سب سے بڑھ کے آپ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی باتیں دیکھ لیں. صفدر صاحب اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, جو مسلم لیگ نواز نے ایک بیانیہ بنایا تھا, اس کو یہ دفن کر چکے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیانیہ جب دفن ہو گیا تو یہ پبلک کے پاس کیا بات لے کے جائیں گے؟ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے پبلک سے کرنے کی. جو سرویز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کیا ہے. جو اکانومی کا ان کا موسٹ ایکسپرٹ اسحاق ڈار تھے, انہوں نے اکانومی جس طریقے سے تباہ کی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے شوکت ترین جیسے محب وطن, آنیسٹ, ایک ملک کے ساتھ وفادار اور ایک بولڈ آدمی کے اوپر اب بغاوت اور غداری کے پرچہ بنایا جا رہا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ ان کی لوٹی پوٹی اکانومی کو اس بندے نے ایک نئی شکل دی تھی. شوکت ترین کا قصور یہ ہے کہ جب پوری دنیا کی اکانومی کووڈ کے بعد نیچے بیٹھ رہی تھی تو شوکت ترین نے جو دنیا کی چند اکانومیز نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, اس میں عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر شوکت ترین نے ایسی اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کروائیں جس سے اکانومی نیچے جانے کی بجائے اکانومی اوپر اٹھی, غریب آدمی کو سانس ملا, انڈسٹری پنپی, روزگار ملا, ہماری ایکسپورٹ بڑھی, ہمارا اوور آل بزنس ایکٹیویٹی بڑھی, ہماری جی ڈی پی گروتھ جو اس سے پہلے عالمی اداروں نے بہت ہی منفی اس کا تاثر لیا ہوا تھا وہ مثبت میں گئی 2 پہ. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شوکت ترین کے بہت ہی کارنامے ہمارے ملک کے لیے. اگر آپ نے بغاوت اور غداری کا تو میں نہیں کہوں گا, یہ کسی پہ بھی نہیں پرچے بنانے چاہیے, لیکن اگر فراڈ کا کوئی پرچہ بنانا ہے, ڈسیو کرنے کا بنانا ہے, دھوکہ دہی کا کرنا ہے, ملک کو لوٹنے کا کرنا ہے, تو اسحاق ڈار صاحب پہ کرنا چاہیے آپ کو, جنہوں نے جھوٹے خواب دکھائے کہ میں ڈالر کو 200 سے نیچے لے آؤں گا. آپ وہ 200 کو انہوں نے کل کو کہہ دینا میرے منہ سے 200 نکلا تھا, اصل میں نے 300 سے نیچے لانا تھا, اور یہ مجھے نہیں لگتا خدا نہ خواستہ یہ 300 پہ بھی رکے گا. تو اگر کسی کو سزا دینی ہے, پرچے دینے ہیں, تو وہ اسحاق ڈار ہیں, شوکت ترین نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ روش ختم ہونی چاہیے کہ جو خدمت کرتا ہے اس میں پرچے دے دو, جو لوٹتا ہے اسے عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے وزیر بنا دو. تو اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے الیکشن میں نہیں جا سکتے. عوام نے ان کا سیاسی برکس نکال دینا ہے. ضمانت ضبط تو بڑی چھوٹی بات ہے, ان کے پاس لوگ نہیں مل رہے ٹکٹ لینے کے لیے, ان کے لوگ ہمیں رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے بلکہ ان کا بستر بھی گول ہوگا, اور یہ جواب دہ ہوں گے اپنے ایک ایک جھوٹ کے, اپنی ایک ایک بے ایمانی کے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کی ہے. اچھا, بنیادی طور پر آپ سمجھیے گا کہ عدالت نے جو 10 فیبروری کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی آج کہا کہ اس پہ باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. میں نے وہ ٹکر پڑھ کے بتائے کہ اجلاس ہو گیا ہے, گورنر کو لکھ دیا ہے, اور عدالت کا کہنا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے. ان کے پاس اپیل کا وقت ہے, اپیل دائر کرنی ہو کر لیں, لیکن 90 دن کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے, وہ اپنا وقت آگے لے کر جا رہی ہے. اب چونکہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے وہ اجلاس کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے. جو آپ ٹکرز دیکھ لیں, الیکشن کمیشن گورنر پہ ڈال رہا ہے, گورنر الیکشن کمیشن پہ ڈال رہا ہے. تو جو آئینی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور اس میں سے سیکشن 57 کے تحت جو 61 دن کا پروسیس ہے, 2 دن گزر گئے اس میں, اب 59 دن رہ گئے ہیں, اور 54 دن کے اندر کا شیڈیول دینا ہے. ایشو بڑا سمپل سا ہے, شیڈیول الیکشن کمیشن دے گا, لیکن اس وقت معاملہ ہے پول ڈے کا کہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے. تو اس وقت اس بنیاد کے اوپر کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, گورنر میں اجلاس ہو چکا ہے گورنر ہاؤس کے اندر, اور امید ہے اس ججمنٹ پہ عمل درآمد شروع ہوگا. ابھی وقتی طور پر یہ درخواست واپس لے لی ہے کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو دوبارہ ہمارے پاس رائٹ موجود ہے کہ اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے حوالے سے وہ ہم عدالتوں کے دروازے دوبارہ کھٹکھٹائیں گے.
अच्छा गिल साहब ये बताइएगा, अजहर सदीक साहब आप ऐसी गिल साहब आप ये बताइएगा कि आपने अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दायर की है, तो कहीं वापसी का सफ़र तो नहीं शुरू हो गया? देखिए, इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा निकलवाया था और मैं गया था और वापस आ गया था, और तब हमारी हुकूमत गिरी थी। और आप सबको पता है ये एक आपका बुनियादी हक है जिसको सलब किया जाता है, तो आप अपने हक के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने नैब के अंदर मेरे को ऐसे पर्चे नहीं पड़े हुए, मैंने कोई दौलत नहीं लूटी हुई, जो क्राइटेरिया है उस पर मैं कहीं से पूरा नहीं उतरता। तो मेरा एक बुनियादी हक है और मैं उस बुनियादी हक को मांग रहा हूँ अपने को। मैंने पहले भी, आपको याद है, हमारी हुकूमत गिरी तो मैं पहला था जिसका नाम डाला गया, निकाला, मैं बाहर गया, मैं वापस आया। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी ये वो जो आइन ने हमें हक दिया, हम वो हक मांगते हैं। अच्छा गिल साहब, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से जो है वो आप अपनी फैमिली से दूर हैं? इसके साथ साथ आपने पिटीशन में लिखा कि आपकी अहलिया को मोड़ चाहिए, बहुत सख्त, तबीयत कैसी है उनकी? और तीसरी बात, रमेश कुमार के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपको जो है वो उनको माफ़ नहीं करना चाहिए था, जो उनका स्टांस था वो गलत था। तो क्या समझते हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पार्टी के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट से इख्तलाफ करते हैं? अच्छा, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि फवाद साहब शायद वो पूरी बात उनके इल्म में नहीं थी। जब मैंने मौक़िफ़ दिया तो उसमें पूरी बात इल्म में है। अब आप भी वीडियो सुन लीजिए, फवाद साहब ने भी सुननी होगी, तो उनको पता नहीं था कि मेरी उनसे मुलाकात किस सिलसिले में हुई। तो वो जिस सिलसिले में अभी मैं दोबारा दोहराऊंगा तो आपने फिर मुझे धर लेना है, तो इसलिए, और आपने मुझे दाल से धर लेना है फिर आपने। तो मेरी उनसे जो मुलाकात हुई थी वो जिस सिलसिले में हुई थी वो डिफरेंट है। फवाद साहब की जो फीलिंग थी वो डिफरेंट है। तो वो जब मैंने मौक़िफ़ दे दिया तो क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो आपने ये पूछा मुझे कि मेरी मुलाकात अपनी फैमिली से कब से नहीं हुई, तो तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से मेरी मुलाकात मेरी फैमिली से नहीं हो सकी। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप एक नज़रिए पे आके खड़े होते हैं, आप जब एक नज़रिए की जंग करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि आपने मुल्क की खिदमत करनी है, तो ये फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसका कोई, अक्सर मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला करें। और भाई मैं हौसले में हूँ, आप लोग हौसला करें। आपके हकूक़ की जंग मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो हौसले में हूँ तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ आया हूँ। मैं पूरे हौसले में हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि हो क्या रहा है। जब मैं आपको बताता हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं हौसले में नहीं हूँ, मैं पूरे हौसले में हूँ। मैं अपने तमाम राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का काम भी अपने लिए लड़ें। इधर कोई नई कॉफ़ी शॉप खुलती है किसी बाहर के मुल्क की, तो आप लोग 4000 बंदा लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। ये बाद में कर लीजिएगा, पहले अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ें। तो मैं जब अपने हक की कोई बात करता हूँ तो अक्सर मुझे सुनने में मिलता है डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला, हम आपके साथ हैं। और भाई मैं हौसला किए हुए हूँ तो रोज़ अदालतों में हूँ सुबह से शाम तक। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा ईमान है अपने अल्लाह पे, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मेरी तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो मुझे पता है इसका मुझे अजर मिलना है अल्लाह से, इंसानों से नहीं मिलना। मैं बिल्कुल हौसले में हूँ। जो इसका अंजाम होगा वो मेरे रब ने तय किया होगा, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हौसले में आएँ, आप अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि कोई हक की बात करता है ना तो उसको दबाते हैं। जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा, PCL से नाम निकलवा रहे हैं आप, ये नहीं कहा कि आपका फंडामेंटल राइट था, ये डाला क्यों गया? ये डाला नहीं जा सकता, उलट सवाल है। जब तक आप लोग अपनी तौहीन करना बंद नहीं करेंगे, जब तक मैं वो मिसाल नहीं दूंगा, फिर आप लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि जानवर के बारे में कहा जाता है वो उसका वैरी है, क्या वो अपनी बरादरी का वैरी है। हम मिडिल क्लास अपने ही वैरी हैं। हम एक दूसरे के चेज़े लेते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं खड़े होकर। असल सही जगह पर बात करें। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, उस शख्स के साथ खड़े ना हो, उस ज्यादती के साथ के खिलाफ जाके खड़े हो। वो मैं हूँ, वो यहाँ पर नून लीग का बंदा है, वो पीपल्स पार्टी का बंदा, मीडिया का बंदा, कोई भी बंदा है। तो जब तक हम अपनी बरादरी, जो मिडिल क्लास बरादरी है, उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, हर चीज़ को मनफी एंगल से देखना बंद नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से ख्वार होंगे। ये याद रखिए। आज उधर अभी मेरे साथ कल एक जर्नलिस्ट भी पेश होंगे। अब उनका क्या कसूर है? उनकी तो फैमिली, खानदान, जीना मरना सब कुछ यहाँ है, तो उनका क्या कसूर है बेचारों का? उनसे भी कल यही सवाल पूछ लीजिएगा। तो ना तहकीर किया करें एक दूसरे की, एक दूसरे का एहतराम करना शुरू करें। जब आप एहतराम करेंगे तो आपको वापस एहतराम मिलेगा। जब तक आप अपनी क्लास के साथ ये काम करेंगे, वो जो पीछे बैठे हुए हैं जिनके हाथों में सारी डोरें हैं, वो हंसते हैं फिर कि ये तो एक ही दूसरे को पढ़ रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम ना किया करें। मेरा आपको मुअद्दबाना, आप लोग मेरे भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जब कोई बंदा अपने खिलाफ जुल्म की लड़ाई लड़ रहा हो, अगर आप उसके साथ नहीं हो सकते, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं रखते उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की, तो जाते हुए धक्का ना मारा करें। ये कम ज़र्फी की बात है। इसी अदालत में, इसी जगह पर